Good morning. Today I will discuss a new topic, tidal energy. So first of all, what is tidal principle? तो tidal energy जो है वो सी लेवल में जब भी टाइड होता है, जो कि हाई टाइड और लो टाइड, सपोज दैट दिस वन इज़ द सी लेवल, यहाँ पे हाई टाइड है अप टू 10 to 12 मीटर और लो टाइड जो आता है वो 1 to 2 मीटर आता है। अब 12 मीटर हाइट से सपोज दैट सी लेवल में टाइड जो आता है वो वाटर का लेवल हाइट कर देता है इस हाइट तक। अब इस हाइट से जब वाटर बिलो हाइट पे आता है, मींस लो टाइड पे, तो क्या होता है कि ए ह्यूज इंटेंसिटी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज़ टू बी ऑब्टेन्ड। अब लो टाइड के पास अगर हम एक टरबाइन की ब्लेड लगा दें, जिससे क्या होगा कि जैसे ही वाटर हाई हेड से लो हेड की ओर आएगा, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, सो वी ऑब्टेन द वर्क आउटपुट। एंड हियर हाउ टू कैलकुलेट द total power is to be obtained by tidal energy. It means that when the high intensity of kinetic energy impinges on the surface on the turbine blade, it means that the electricity to be obtained by obtaining the mechanical energy. So here this one is the principle of the tidal energy. To utilize tidal energy, water must be trapped at high tide behind a dam and then made to drive turbine as it returns to sea during the low tides. तो जो टाइडल का प्रिंसिपल है वो यही है कि टाइड्स जब भी समुद्र की लेवल पे, सी लेवल पे टाइड्स आती हैं, जनरली हम लोग देखेंगे कि जो एवरेज टाइम है 6 आवर 12 मिनट जो है, दैट 12.5 मिनट, 6 आवर 12.5 मिनट जो है वो इसका एवरेज टाइम है टाइड्स के अवेलेबिलिटी का। तो यही टाइडल का प्रिंसिपल है। हाई टाइड से लो टाइड जो हमें टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है ड्यूरिंग हाई टाइड से लो टाइड में, दीज टाइड causing the mechanical energy and that mechanical energy is converted into the electrical energy. So the working principle of the tidal energy is to be explained. How the working of tidal power plant in detail we will discuss in this video. It is described according to the types of basin. ये बेसिन के अकॉर्डिंग जो है हम इसको डिज़ाइन किए हैं कि कैसे टाइडल की वर्किंग जो है वो बेसिन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो दो टाइप का बेसिन है, सिंगल बेसिन सिस्टम और डबल बेसिन सिस्टम। तो बेसिन सिस्टम वी कैन से दैट रिजर्वायर विच स्टोर द वाटर वेन एवर द सप्लाई ऑफ द एनर्जी इज टू बी रिक्वायर्ड, देन इट रिलीजेज द एनर्जी। सिंगल बेसिन सिस्टम, तो द वर्किंग ऑफ द सिंगल बेसिन सिस्टम, द पावर हाउस इज सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ द बेसिन। तो जहाँ पे भी हमें पावर जनरेट करना है, बेसिन को हम जस्ट उसके माउथ के फ्रंट पे अटैच कर देते हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन ऑपरेट्स ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम द बेसिन ड्यूरिंग एब टाइड एंड ड्यूरिंग हाई टाइड बेसिन इज अगेन फिल्ड। तो सबसे पहले एब क्या है? एब है व्हेन सी वाटर फ्लो अवे फ्रॉम द लैंड। जब भी वाटर जो होता है लैंड से दूर होता है तो उसको हम लोग एब बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द टरबाइन ड्यूरिंग द एब एंड फ्लो फ्लड टाइड्स, मीन्स टाइड्स जहाँ पे भी राइज होगा, मतलब समुद्र का कई ऐसा लोकेशंस हैं जहाँ पे टाइड्स डेवलप होते हैं, तो जिस लोकेशंस पे टाइड होंगे अवेलेबल उसी जगह पे हम पावर को जनरेट करेंगे। तो बेसिकली सिंगल बेसिन सिस्टम अकर्स दैट ए बेसिन इज टू बी अटैच्ड adjacent to the dam in which we store the water. तो how to generate the power by the single basin system? तो the analysis of the power generation system in this particular video we discuss about power generation analysis. ये फिगर है आपका, this one is the sea level, ये एक बेसिन माउंट है, यहाँ पे हमने एक डैम बना दिया। दिस इज़ द हाई लेवल टाइड, बिलो द लो लेवल टाइड। हाई लेवल टाइड और लो लेवल टाइड के बीच में, जो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट डिस्टेंस है, उसको हम कहेंगे टाइडल रेंज। अब यहाँ पे हमने डैम के गेट पे, जिसको हम स्लाइस बोलते हैं, दैट टरबाइन एंड गेट, इसी गेट को हम स्लाइस भी बोलते हैं। टरबाइन और गेट ओपन और क्लोज वेन एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लूइड इज़ टू बी रिक्वायर्ड, तो गेट ओपन कर देंगे, अदरवाइज ये क्लोज रहेगा। तो पावर जनरेशन एनालिसिस के लिए जो साइलेंट फीचर्स हैं
वो ये है कि हाई टाइड से लो टाइड की ओर जब वाटर का फ्लो होगा तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो जो टर्म्स है आर टाइडल रेंज, एम मास फ्लो थ्रू टरबाइन, एच इंटरमीडिएट हेड, डी एच स्मॉल हेड, रो डेंसिटी ऑफ वाटर और डब्ल्यू वर्क डन। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि टोटल पावर कितना जनरेट होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब वाटर स्टेशनरी पोजीशन में है, पानी कहीं रुका हुआ है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। तो इसी फार्मूले के बेस्ड जो टोटल वर्क डन है दैट इज़ mgh। अगर हम स्मॉल मास ऑफ चेंज लें तो इसको हम dm लिखेंगे, तो dw इज इक्वल टू gh dm। डेंसिटी जो होती है दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से m की वैल्यू होगी रो इंटू वी, v जो है दैट इज़ एरिया इंटू हाइट। जो डी हमने बोला था स्मॉल हेड का जो डिफरेंस होता है, हाइट डिफरेंस, दैट इज़ डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ए, डी की जगह रो ए डी एच लिख देंगे। तो दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अब हमें टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द एम्प्टिंग ऑफ द फ्लीड फिल्ड बेसिन, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। हमें डब्ल्यू है टोटल, इट लिमिट 0 टू आर, डी डब्ल्यू वर्क डन स्मॉल एरिया के लिए, हम टोटल एरिया के लिए टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं। तो 0 से आर हमने इंटीग्रेट कर दिया। डी डब्ल्यू की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमने उसको एट इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम इंटीग्रेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो एच डी एच एक साथ रहेगा, बाहर बाकी आ जाएगा। एच डी एच का इंटीग्रेशन एच स्क्वायर बाई 2, आर लिमिट है तो आर रेंज लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी हाफ जी रो ए आर स्क्वायर, ये रो है। तो ए फॉर्मूला कम्स टू वर्क डन ड्यूरिंग एम्प्टिंग ऑफ फिल्ड द बेसिन दैट इज़ हाफ जी रो ए आर स्क्वायर। मतलब इतना वर्क डन होगा बेसिन को एम्प्टी करने के लिए। एम्प्टी मतलब राइज फॉल है, वहीं से वाटर बिलो जाएगा, तो ये वर्क डन हमें मिलेगा। अब जो आप W देखो, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो W इज़ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इट मीन्स दैट नेट वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेंज ऑफ टाइडल। मतलब जो टाइडल की रेंज है, अपर टाइड और लोअर टाइड के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं टाइडल रेंज, इसके प्रोपोर्शनल है। अब हियर वर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइडल रेंज। अब अगर हमें एवरेज पावर निकालना है तो वी नो दैट फार्मूला पी एवरेज इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। टी अभी हमने इसके पहले आपको बताया था कि जो एवरेज मीन टाइम है टाइडल, जो टाइड्स जनरेट होने का, वो दिन भर में 6 आवर 12.5 मिनट है। इसको आवर को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 22350 22,350 सेकंड आएगा। अब पी एवरेज डब्ल्यू ये फॉर्मूला है हाफ रो जी ए आर स्क्वायर, और टी की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1/44,700 जी रो ए आर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो होती है वो अप्रॉक्स 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। अब अगर हम पी एवरेज अपॉन ए को नीचे भेज दें और वैल्यू पुट करें जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आएगी 0.2247 आर स्क्वायर watt per meter cube. So average power per unit area that is to be equal to 0.2247 r square watt per meter square. So this is the analytical calculation to calculate the power of the single basin. Second जो है that is the double basin system. तो how the double basin system works? दो बेसिन हमने लगा दिया, एक अपर बेसिन ए जहाँ पे हाई लेवल है, लो लेवल पे लोअर बेसिन लगा दिया। अब इसका जो प्रिंसिपल है, टू बेसिन एट डिफरेंट लेवल एट ए डैम इज़ प्रोवाइडेड इन बिटवीन दीज बेसिन। जो डैम है उसके अपर साइड में एक बेसिन लगा दिया और लोअर साइड में दूसरी बेसिन लगा दिया। इनलेट एंड आउटलेट गेट आर प्रोवाइडेड इन द डैम एंड द वाटर लेवल इन अपर बेसिन इज मेंटेन्ड अबव द लेवल ऑफ वाटर इन द लोअर बेसिन। तो जो एबव बेसिन है उसमें वाटर का लेवल मेंटेन रहेगा, तो जब हाई हेड से लो हेड आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो ये सी है, यहाँ पे इनलेट वाटर का है, यहाँ से आउटलेट निकलेगा। तो जब हाई बेसिन से
हाइट से लो हाइट पे वाटर का मूवमेंट होगा और उसी के गेट पे अगर हम टरबाइन लगा देंगे तो टरबाइन रोटेट होगी और ईजिली हमें वर्क ऑब्टेंड मिलेगा। तो दिस इज़ द स्कीमेटिक ऑफ द डबल बेसिन। अब इसकी वर्किंग क्या कैसे है, वर्क बेसिन, इसको हम इस तरीके से देखेंगे। वर्किंग ऑफ डबल बेसिन सिस्टम, वाटर लेवल विल बी मैक्सिमम ड्यूरिंग हाई टाइड, द इनलेट गेट इज क्लोज्ड एंड द लेवल ऑफ वाटर इज लोअर बेसिन keeps on rising due to discharge of water by turbine. When the level of water is lower basin equals during the ebb tide, the outlet gate is open. ये जो डबल बेसिन सिस्टम है, इस डबल बेसिन सिस्टम में हमने दो बेसिन्स लगाया है। तो एब अभी हमने बताया था कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि सी लेवल से वाटर जो है वो हट जाता है। तो जब वाटर हट जाएगा तो एक जो हाई बेसिन है वहाँ से वाटर रिलीज़ होगा और ये लो टाइड की तरफ आएगा, लो लेवल की तरफ। तो व्हेन द वाटर फ्लो फ्रॉम हाई सरफेस टू द लो सरफेस, देन वी ऑब्टेन द काइनेटिक एनर्जी। सो this is the principle of single basin system and the double basin system. अब एडवांटेज ऑफ टाइडल पावर हम देखेंगे। एडवांटेज क्या क्या होता है टाइडल्स पावर का। सबसे पहले इट इज़ इन एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्ट का मतलब ही है कि एयर का सर्कुलेशन ईजिली मूव करे एयर, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सी लेवल है वहाँ पे एयर एग्जॉस्ट की कोई बात ही नहीं, पूरा का पूरा एरिया ओपन है, तो देयर आर नो प्रॉब्लम ऑफ द एग्जॉस्ट, तो इट इज़ इन एग्जॉस्टेबल। सेकेंड है पॉल्यूशन फ्री, देयर आर नो स्मोक, आइदर नो फ्यूल इज़ टू बी देयर दैट कॉजिंग द पॉल्यूशन, सो इट इज़ पॉल्यूशन फ्री। थर्ड है अनइफेक्टेड बाय द मानसून चेंज। हम देखते हैं इंडिया में जनरली 3 सीज़न होते हैं, विंटर, समर और रेनी। तो यहाँ पे मानसून अगर चेंज भी हो रहा है तो टाइड्स की आने और ना आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये थ्रू आउट 365 डेज़ जब सी लेवल है तो नीचे अर्थ के रोटेशंस के वजह से, एयर के मूवमेंट के वजह से टाइड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। सो अनअफेक्टेड बाय द मानसून चेंजेस। लिमिटेशंस ऑफ द टाइडल पावर। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ द टाइडल पावर क्या क्या है। इसकी जो लिमिटेशन है, आउटपुट पावर इज़ वेरिएबल ड्यू टू द अनइवन ऑपरेशन। अक्सर ये होता है कि जब टाइड्स की हाइट सही होती है और जब टाइड्स कम होती हैं तो जनरली देखा गया है कि हमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जो हम एक ही हाइट तक बार बार जो है सी का लेवल लेके जो सी से टाइड आएगी उस हाइट तक जाए। हो सकता है कभी कम हाइट पे आए, तो दिस इज़ द अनइवन ऑपरेशन। तो इसी की वजह से जो पावर है हमें अनइवन मिलता है। सेडिमेंटेशन ऑफ द बेसिन इज़ सीरियस प्रॉब्लम। जो मेन प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आती हैं टाइडल एनर्जी, टाइडल पावर को कैलकुलेट करने में, दैट इज़ द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। थर्ड है सी वाटर इज़ कोरोसिव। अक्सर देखा गया है कि जो टरबाइन की ब्लेड्स होती हैं, जब वाटर का मूवमेंट बार बार टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर आता है तो देयर आर द कोरोजन फिनोमिना अकर्स। थर्ड है मैराइन लाइफ इज़ इफेक्टिव। वी नो दैट द मैक्सिमम मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री बाय द either transportation, either the movement, that marine plays a important role। अगर हमने वहाँ पे टाइडल का सेटअप प्लांट लगा दिया तो जो मूवमेंट है हमारी सी की, दैट इज़ शिप वगैरह जो है वो मूव करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। ड्यू टू द वेरिएबल टाइडल रेंज द इफ़िशियंसी ऑफ द प्लांट इफेक्टेड। इसके पहले भी हमने यही डिस्कस किया था कि जो वेरिएबल टाइडल रेंज है जिसके वजह से वेरी कर रही है टाइडल की रेंज ड्यू टू द टाइड्स अवेलेबिलिटी, तो इफ़िशियंसी जो होती है वो प्लांट की वो वेरी कर जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द टाइडल पावर इन इंडिया। ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि कौन कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पे टाइडल पावर इंडिया में अवेलेबल है। तो वो जो टाइडल पावर जहाँ अवेलेबल है, दैट इज़ द सबसे पहला है गल्फ ऑफ कैम्बे, सेकेंड गल्फ ऑफ कच्छ, थर्ड सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। सो दीज आर द 3 मेजर एरियाज एट विच द टाइडल एनर्जी इज़ टू बी अवेलेबल। फर्स्ट गल्फ ऑफ कैम्बे, सेकेंड गल्फ ऑफ कच्छ एंड थर्ड सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। अब अगर प्रेजेंट स्टेटस देखा जाए तो यही 3 जगह है, लेकिन अगर ये लार्ज क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल
वेयर द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द टाइडल पावर इन इंडिया। तो हम अलग अलग करके देखेंगे कि किस टाइड लेवल पे और कितना पावर मिल रहा है, उसको हम अलग अलग पॉइंट्स में इसको एलोकेट करेंगे। सबसे पहला, इन गल्फ कैम्बे टाइड पावर इज़ अवेलेबल एट 10.8 मीटर। जो गल्फ कैम्बे है वो 10.8 मीटर हाइट पे अवेलेबल होता है एंड 15 मेगावाट पावर फ्रॉम दिस साइड, बट सिल्ट डिपॉजिट प्रॉब्लम इन दिस साइड। यहाँ से हमें जो टाइड 10.8 मीटर पे 15 मेगावाट का पावर मिल रहा है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सिल्ट डिपॉजिट। सिल्ट जो होता है कि एक सरफेस के कॉर्नर पे हम देखेंगे कि सिल्ट सैंड के रूप में भी हो सकता है, सॉल्ट के भी रूप में हो सकता है। तो देयर आर फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट इनटू द सी। सो in the Gulf Cambay the maximum problem occurs due to the composition of the silt, and how this causes that it reduces the efficiency. Second जो है, थर्ड, इन द कच्छ, जो कच्छ है वहाँ पे जो टाइड मिलती है हमें 7.5 मीटर की हाइट पे मिलती है, बट दिस साइड इज़ बेटर देन गल्फ ऑफ द कैम्बे ड्यू टू द लो सिल्ट डिपॉजिट। इसकी हाइट तो कम है, 7.5 मीटर हाइट पे ही हमें जो हाई टाइड मतलब टाइड है वो मिल रही है, लेकिन इससे सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि जो यहाँ सिल्ट का डिपोजिशन है वो कम है, सिल्ट जो है कम डिपॉजिट हो रही है। तो 7.5 मीटर हाइट इन द गल्फ ऑफ कच्छ। थर्ड है, द टाइड height at Sundardeep area is about 4.8 meter, but it generates power up to the 40 megawatt. वेस्ट बंगाल में सुंदरबन जो एरिया है वहाँ पे हमको 40 मेगावाट पावर मिल रहा है, और वहाँ पे जो टाइड है वो 4.8 मीटर टाइड है। तो कहने का ये मतलब है, हम लोग जनरली ये देखते हैं कि अगर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हाइट अच्छी होगी तो वहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो मिल रही है ज़्यादा, हमारी टरबाइन मूव भी कर रही है, लेकिन अगर सिल्ट का जो एक ड्रॉबैक है सी लेवल पे, क्योंकि सिल्ट होगी ही होगी अगर सी है, तो सिल्ट डिपॉजिट जहाँ पे कम होगा वहाँ पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पावर अवेलेबल होगा विदाउट एनी डैमेज। तो द टाइड हाइट एट सुंदरबन एरिया इज़ अबाउट 4.8 मीटर, बट इट जनरेट पावर अप टू 40 मेगावाट। तो लास्ट पॉइंट है, 3 मेजर एरियाज इन इंडिया फॉर द पावर जनरेशन इज़ गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गंगा डेल्टा इन सुंदरदीप। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखे रहिएगा। पहली चीज़ तो 3 जगह इंडिया में टाइडल एनर्जी अवेलेबल होती है, मैक्सिमम अमाउंट जहाँ पे हमें पावर जनरेशन मिलता है, दैट इज़ द गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ, एंड थर्ड वन इज़ द सुंदरदीप ऑफ वेस्ट बंगाल. So here the allocations where the is tidal power is available in the India. So in this video we discuss about the working of the tidal power, how the tidal power works, and the advantage, its limitation, and the situation status where the tidal power is available. So in this video we discuss only on this topic. Thank you.